नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं एचएसएससी, एएलएम, एसए, जेई के लिए और राजस्थान में आने वाली टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के लिए कंप्लीट और डिटेल से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी भी करवाई जा रही है। इसी यूट्यूब चैनल पर खास करके जो बच्चे हरियाणा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं कि थ्योरी के बाद जो 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी यूट्यूब चैनल पे करवाया जा रहा है। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको भी साथ-साथ कवर कर लीजिए। और इसका बेनिफिट उन बच्चों को भी मिलेगा जो टेक्निकल के अलावा कुछ नॉन टेक्निकल पोस्टों के लिए भी जाएँगे। जैसे ग्रुप नंबर 56 में कुछ अधिकारी लेवल की पोस्टें आती हैं। अगर आपका सीईटी प्री में स्कोर अच्छा है, तो वो कंप्यूटर आपका वहाँ भी काम आएगा क्योंकि वहाँ भी उसका वेटेज 10 नंबर का है। तो उसको भी साथ-साथ कवर करते रहिए। ये आज अपनी इलेक्ट्रीशियन टूल्स यानी कि विद्युत कार के हस्त औजार की 5th क्लास है। इससे पहले 4 क्लास का जितना भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। आज की इस क्लास में 3-4 छोटे-छोटे टॉपिक है, आने वाली 1 या 2 क्लास और मेरे ख्याल से 1 क्लास और रहेगी और हो सकता है 2 भी होएँ, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम है। डिटेल से कर रहे हैं, सॉलिड कर रहे हैं और विश्वास दिलाता हूँ पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपको क्लास को ध्यानपूर्वक सुनना है, पीडीएफ को पढ़ना है। स्टार्टिंग में मैं रिवाइज कराता हूँ, एंड में आपको करना है। क्लास की पीडीएफ, वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आप हमारी ऐप पे जाइए। वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज़। इनके सहारे भी आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, क्विक रिवीजन लेते हैं। सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती। पहला था फेस टेस्टर। फेस टेस्टर को क्या कहते हैं? फेस टेस्टर कह दो या फिर क्या कहेंगे? नियॉन टेस्टर। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये वैसे तो अगर नॉर्मली बात किया जाए तो मुख्य औजार है, विद्युत कार का मित्र कहते हैं और भी आपने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन 3 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं वो यही है कि इसका जो प्रतिरोध है वो कार्बन प्रतिरोध है जिसका प्रयास 1 मेगा ओम है और इसमें नियॉन लैंप होता है जो मात्र 300 माइक्रो एम्पियर पर ऑपरेट हो जाता है और इसे 100 से 250 वोल्ट तक ही यूज करना चाहिए। पेपर में यह है कि 500 वोल्ट से अधिक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसको पेचकस की भांति प्रयोग ना करें क्योंकि इसके आगे की जो टिप है वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट आपका पेचकस ही था। 3 पार्ट होते हैं, टिप, ब्लेड या शैंक और फिर आपका हैंडल। ठीक है, इससे रिलेटेड वैसे सामान्यतः ये आपको 5 से लेकर 30 सेंटीमीटर लंबाई में मिल जाएगा। विद्युत कार है वो 8 से 20 सेंटीमीटर का यूज करते हैं और घड़ी साज जो बहुत छोटे छोटे पेचकस रखते हैं वो 1 से 2 सेंटीमीटर के प्रयोग करते हैं। आपको मैंने बताया था कि भी ये मार्केट में इसकी शैंक की लंबाई, ब्लेड की लंबाई के अनुसार और टिप की आगे की आकृति के अनुसार मिलता है, जिसमें आकृति क्या कहेंगे? फ्लैट, क्रॉस टिप या फिर आपकी यू टिप, अकॉर्डिंग टू शेप आप इसे ले सकते हो। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके हैंडल पर, क्योंकि इसका हैंडल जो होता है वो कास्ट या सेलुलोज एसीटेट का बना होता है, उस पे हैमर से चोट नहीं मारनी चाहिए क्योंकि फिर वो टूट जाता है, हार्ड होता है तो टूट जाएगा। और इसका हैंडल चिकना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ग्रिप नहीं बनेगी तो पेज को लूज या टाइट हम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमने देखा वो था आपका प्लायर। प्लायर से रिलेटेड आपको पता है प्लायर का काम क्या होता है? काटना, पीटना, खींचना या घुमाने के लिए। इस वजह से फोर्स लगेगा तो कठोर स्टील का बनाएंगे, हार्ड कार्बन स्टील का बनाया जाता है। प्लायर के प्रकार में नाम याद रखिए। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कॉम्बिनेशनल प्लायर स्विफ्ट प्लायर है। फिर आपका फ्लैट नोज, लॉन्ग नोज, तिरछी कटिंग प्लायर। तिरछी कटिंग प्लायर को हम डायगोनल कटिंग प्लायर के नाम से भी जानते हैं और राउंड नोज प्लायर। जो आगे की टिप होती है उसके अनुसार हम प्लायर के नाम रख देते हैं। अगर आगे की टिप अगर लंबी हो तो फ्लैट नोज हो गया, फ्लैट एक जैसी सीधी हो। लंबी है तो लॉन्ग नोज हो गया। आगे से अगर ब्लेड लगा रखी है तो काटने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो तिरछी कटिंग प्लायर या डायगोनल प्लायर हो गया। और आगे से अगर राउंड शेप है जो लूप या हुक बनाने के लिए काम आती है तो वो आपका राउंड नोज प्लायर हो गया। आप इसके पार्ट देखोगे तो इलेक्ट्रिशियन के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कॉम्बिनेशनल प्लायर है। ये इसके पार्ट हो गए जिसमें जा हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको जहां पर दोनों जा आपके कनेक्ट होते हैं उसे आप पिवोट या रिविट पॉइंट कहते हैं। यहाँ आपकी ब्लेड हो जाएगी, कटर के तौर पर प्रयोग करते हैं, या आपकी आर्म या हैंडल बोल सकते हो जिसपे इंसुलेशन का चढ़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फ्लैट नोज, लॉन्ग नोज, फिर आपकी डायगोनल प्लायर या फिर तिरछी कटिंग प्लायर तांबे और एल्यूमिनियम के तारों को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और आगे से बिल्कुल राउंड शेप हो तो राउंड नोज प्लायर हो जाएगा। उसके बाद हमने हैमर देखा। हैमर का प्रयोग हम क्या करते हैं? चीजों को ठोकने के लिए, है ना, चीजों को पीटने के लिए, शेप देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो जिससे हम चोट मारते हैं उसे फेस कहते हैं। फेस के बिल्कुल अपोजिट साइड आपका पिन होता है जो आपकी शेप देने, आकृति देने के काम आता है। बीच वाला भाग चिक होता है। चिक आपका मध्य भाग है, कमजोर भाग और सबसे वजनी भाग होता है। लकड़ी का हैंडल प्रयोग करते हैं।
लकड़ी का हैंडल प्रयोग करते हैं और जिसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है उसे आई होल बोला जाता है और जो लकड़ी का भाग दिखाई देता है उसे वेज कहते हैं। चिक से फेस की तरफ आपकी नेक है और चिक से ही पिन की तरफ आपकी नेक है, नेक आपके लंबे वाला भाग होता है। फिर आपने देखा इलेक्ट्रीशियन के द्वारा जो प्रयोग में लाया जाता है वो 250 से 400 ग्राम का हैमर प्रयोग में लाया जाता है और उसमें पिन की जो आकृति होती है वो बॉल पिन होती है। तो हमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रीशियन के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला हैमर कौन सा है, तो बॉल पिन हैमर है जिसका वजन 250 से 400 ग्राम होता है। ये बात तो यहाँ पर बता दी रखी है, ठीक है। फिर आप इसके पार्ट देखोगे तो फेस, पिन, चिक, आई होल ये सब अच्छे से आपको पता ही है। बाल पिन हैमर 250 से 400 ग्राम जो इलेक्ट्रीशियन के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जिसे इंजीनियर हैमर के नाम से भी जानते हैं। आगे से पिन की जो शेप है उसी के अनुसार हथौड़े का नाम रखेंगे। तो ये अगर पिन आपकी बिल्कुल ऐसे आयताकार होगी तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, क्रॉस पिन हैमर बोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद स्ट्रेट पिन हैमर जिसमें आप कारपेंटर सीट पर एक कारपेंटर हैमर भी है और ये कारपेंटर या उसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जिसे स्ट्रेट पिन। क्ला हैमर मैंने बताया था, पिंसर एक तो पिन को खींच के बाहर निकालने वाला, ये लकड़ी में पिन को ठोकने के लिए और पिन को बाहर निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसको क्ला हैमर बोलते हैं। पिन आपकी जैसी है, ये जो चोट मारने वाला वो तो फेस है और इसके विपरीत साइड पिन, पिन की जैसी आकृति उसी पर आपके हथौड़े का नाम रख दिया। जैसे कारपेंटर हैमर कारपेंटर के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, आयताकार हैमर होता है। और जो आपका टैंक हैमर है वो नाम के बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल हल्का हैमर होता है। ये आपके हैमर के अलग-अलग नाम नाम थे। और उसमें एक लास्ट नाम था मेलेट जो लकड़ी का बना होता है, सामान्यतः 500 से लेकर 1000 ग्राम का, और इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां पर आपको ये हो कि भाई चोट से कोई इंसुलेशन ब्रेक ना हो जाए। तो लूप बनाने के लिए वाइंडिंग को इनेमल ना हटे, इस वजह से हम लकड़ी की चोट मारते हैं। और इसी का प्रयोग आप सीजल पर, है ना, आप किस पे करोगे, चीजल पर आप प्रयोग करोगे। वहां जहां पर आपके चीजल पर हैंडल किसका लगाओ, लकड़ी का लगाओ, वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। अदरवाइज आप लोहे का हैमर भी यूज करते हो। उसके बाद था इलेक्ट्रीशियन आपका नाइफ, इलेक्ट्रीशियन चाकू और वायर स्ट्रिपर, दोनों के दोनों वायर के ऊपर से इंसुलेशन को हटाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, काटने के लिए प्रयोग नहीं करते। काटने के लिए हम स्निप या फिर आप किसका स्निप या सीजर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रीशियन और नाइफ हो गए, इसमें दो ब्लेड होती है, मेन ब्लेड और स्क्रैपर ब्लेड। मेन ब्लेड आपके कितने डिग्री के एंगल, तो हम कहेंगे 20 से 45 डिग्री के एंगल पर इंसुलेशन को हटाएगी, और स्क्रैपर ब्लेड आपके खुरदरे पार्ट को स्मूथ करेगी, ठीक है। तो इससे हम पृष्ठ को साफ कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी काटने के प्रयोग में नहीं कर सकते। पिन, पिन को सर से पकड़ के बाहर खींच लेंगे, पिंसर का प्रयोग करेंगे। फोर्स लगेगा तो हार्ड कार्बन स्टील का बनाया जाता है और ये लकड़ी में से पिन को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायर स्ट्रिपर एज पर इलेक्ट्रीशियन नाइफ के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इंसुलेशन हटाएंगे लेकिन वायर को काटने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें एक एडजस्टेबल आपका स्प्रिंग होता है, वायर होता है, जिसमें आप अलग अलग वायर के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी कटिंग के तौर पर नहीं करना चाहिए। एंगल वही रहेगा 20 से 45 डिग्री, लेकिन इसको तिरछा टेम्पर किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल दबाने के लिए काम आता है, अलग अलग खांचे बने होते हैं, वायर के अनुसार हम उनमें डाल के और इसको दबा देंगे। दबाते क्यों हैं, जब हमें थिम्बल चढ़ाना हो, जब दो वायर को कनेक्ट करने की उसके ऊपर लंग्स को लगाना हो, तो हम दबाते हैं, फोर्सफुली दबाते हैं ताकि आपका कनेक्शन अच्छे से बन जाए। उसके बाद आपकी स्निप, स्निप आपके काटने के लिए खास करके तो जो सीजर होती है वो हर जगह प्रयोग कर सकते हैं। स्निप को हम कहाँ काटने के लिए, वाइंडिंग के तारों, माइका शीट को या फिर कठोर इंसुलेशन से कठोर चीज को काटने के लिए, और जो आपकी लोहे की, एल्यूमीनियम की या फिर आपकी कहाँ की माइका की सीटें वगैरह उनको काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आप स्निप का प्रयोग करते हैं। आप दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट स्निप और राउंड स्निप। सीजर कैंची का प्रयोग आप कहीं भी यूज कर सकते हो 100 से 250 मीटर, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के जो ज्यादातर टूर है वो 150 से 200 सेंटीमीटर नहीं एमएम, सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 15 से 20 सेंटीमीटर बोला जाएगा, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो और इसमें खास करके इसको रफली यूज करते हैं, इंसुलेशन सीट, धागा और सूती कपड़े को काटने के लिए हम सीजर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हेक्सा, हेक्सा में आपको बताया कि कटिंग टूल है। हेक्सोइंग में जो आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रोक, पीछे की तरफ बैकवर्ड स्ट्रोक, ये जो आगे पीछे करते हो इसको हेक्सोइंग कहते हैं। यही फाइलिंग होता है, फाइलिंग मतलब रेती को स्मूथ करने के लिए। और यही आपका चिपिंग, चिपिंग भी एक आया था आपको पता है, जब आप चिप के तौर पर आप चीजल, चीजल मतलब छेनी से चिप के तौर पर उतारते हो तो उसको चिपिंग कहते हैं। तो तीन नाम है, हेक्सोइंग, फाइलिंग और चिपिंग, ये तीनों शब्द उस क्रिया को करने को कहते हैं। ये आपका कटिंग टूल है, लोहे की या फिर एल्यूमीनियम की सीटों को काटने के लिए, प्लेट को काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दो इसके पार्ट है, एक हेक्सा जो फ्रेम होता है और दूसरी आपकी ब्लेड होती है। हेक्सा फ्रेम में जब हमने देखा कि तीन प्रकार के हेक्सा फ्रेम है, फिक्स, एडजस्टेबल और ये आपका डीप कटिंग, डीप गहराई तक काटना हो।
और जब फ्रेम में हमने देखा तो इसके दो प्रकार के आपके नेट रहेंगे। एक तो आपका ये रहेगा जिसको हम कहेंगे फिक्स स्क्रू है, जिसके अंदर की तरफ पिन और बाहर की तरफ हैंडल है, और ये एडजस्टेबल है तो अंदर की तरफ पिन और बाहर की तरफ आपका विंग्स नेट या एडजस्टेबल नेट है, जिसके द्वारा आप ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हो। ब्लेड को हमने देखा तो दोनों की बाहर की तरफ आपकी राउंड शेप है, दोनों कॉर्नर पर आपके पिन होल है जिसमें पिन डाली जाएगी। आप ब्लेड को दोनों तरफ से कटिंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखेंगे जो कटिंग आपकी शेप रहेगी वो हमेशा दूसरी साइड जहां पर आपका विंग्स नेट होता है, हैंडल हम अपनी तरफ पकड़ के काटते हैं, तो ये पूछा जाता है कि जो कटिंग एंगल होते हैं वो किस साइड होंगे, तो वो पूछा जाएगा कि आपके एडजस्टेबल जहां पर आपका फ्लाइंग नेट या विंग्स नेट है जिससे आप ब्लेड को लूज या टाइट करते हो वहां आप उसकी तरफ रखने हैं। एक बच्चा कमेंट में पूछ रहा था कि सर इनके कटिंग एंगल कितने, कटिंग एंगल नहीं पूछे जाएंगे, इनके पूछे जाएंगे जो बीच में दो लगातार आपके टूथ है जिसको टूथ पिच कहते हैं, उस पिच की मोटाई कितनी हो सकती है, वो मैंने उस बच्चे को कमेंट में बता दिया, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी प्रीवियस ईयर का तो नहीं मिलेगा। दो लगातार टूथ हो उनके बीच में दूरी को टूथ पिच कहा जाता है, और टूथ पिच ही आपकी मेन स्ट्रेंथ को बताती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है कि जब इसको काटेंगे तो काटते टाइम इसको ठंडा रखना पड़ेगा, तो कूलिंग के तौर पर हम ज्यादातर पानी का प्रयोग करते हैं, और जो एल्यूमिनियम की सीट को काटेंगे तो केरोसिन का प्रयोग करेंगे, केरोसिन ऑयल का हम प्रयोग करेंगे एज पर कूलिंग या शीतलक के तौर पर। सामान्यतः जो पावर ब्लेड होती है आया नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए 1.27 से लेकर उसका डबल मारेंगे तो 2.5 mm ब्लेड की मोटाई रहेगी, और सामान्यतः है वो 0.6 से लेकर 0.8 mm की हम ब्लेड का प्रयोग करते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं देखना है। फिर वो था शेप। हेक्सा में हम ब्लेड सेट कर रहे थे, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड, और इसकी शेप ही हम लकड़ी को काटने के लिए, मतलब नॉर्मल चीजों को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चुलारी या टनल शाह का प्रयोग करते हैं। ये आपको पता है कि त्रिभुजाकार इसकी जो दांते हैं उसको शार्प करने के लिए हम एक फाइल का प्रयोग करते हैं, और कौन सी फाइल, त्रिभुजाकार फाइल का हम प्रयोग करते हैं। ये त्रिभुजा फाइल में भी आप पढ़ोगे 250 से 300 mm की, और इसमें दांतों का सब कुछ बता रखा है, ये कोई खास नहीं, बस ये ध्यान रख लेना कि इसका जो रैंक कोण है वो 25 से 30 डिग्री रहता है। रैंक कोण कितना रहता है, 25 से 30 डिग्री का रहता है। जब आपने ड्रिल मशीन से कोई होल बनाया, उस होल के, क्योंकि ड्रिल बिट है उसका एक साइज फिक्स होता है, उससे बड़ा तो होल वो कर नहीं सकती, तो उस होल को बड़ा करने के लिए हम की होल शाह का प्रयोग करते हैं। बस इतना सा ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड। बस टूल्स है, बस आपको टूल्स को देखने से पता लगाना है कि ये है कौन सा टूल। फाइल, फाइल में जो आप, अच्छा काटने के लिए हम हेक्सा का प्रयोग कर रहे थे, काटने के लिए हम हेक्सा का प्रयोग कर रहे थे। काटने के बाद जो खुरदरापन हो जाता है उसको स्मूथिंग देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फाइल का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों को नहीं हटाता, लेकिन हटाता है तो बुरादे के तौर पर, छोटे छोटे कण के तौर पर हटाता है, और स्मूथिंग देता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कटिंग एज बने होते हैं। हर शेप में ये स्मूथिंग दे देगा, प्लेन सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, स्ट्रेट हो, या फिर सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप हो, उन सब में ही इसका हम प्रयोग करते हैं। बहुत सारे कटिंग एज बने होते हैं जो मल्टी पॉइंट कटिंग एज कहलाते हैं। और फिर हमने देखा कि फाइल के मुख्य जो भाग है, आगे की जो है वो टिप या पॉइंट कहलाता है, ये फेस हो गया, ये एज हो गया जिसमें समांतर लाइन होती है, ये हील हो गया। हील पे कुछ भी आपकी कटिंग एज नहीं होते, क्योंकि उस पे आपके फाइल का साइज लिखा जाता है। टिप से लेकर हील तक की आपकी फाइल का लंबाई कहलाती है। इसके बाद आपका क्या रहेगा, टैंग रहेगा, टैंग आपका हैंडल में फिट किया जाएगा। दोनों को मजबूती के लिए हम फेरुल का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे से ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, पॉइंटों को भी बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। फाइल का जब वर्गीकरण किया तो हमने बताया कि आकृति के अनुसार, आगे की जो टिप है उसके अनुसार हमने अलग अलग नाम रखे, जैसे फ्लैट या हस्त, ये सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, और आयताकार इसकी प्रयोग आ, खास करके हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, और आयताकार इसकी शेप होती है। आगे से मील, मोटाई और चौड़ाई एक जैसी हो से उसे मील कहा जाएगा। आगे से त्रिभुजाकार, वर्गाकार, गोल, अर्धगोलाकार, और बिल्कुल तीखी हो तो उसे नाइफ एज कहा जाएगा। दांतों की कटिंग के अनुसार सिंगल कट है, डबल कट है, रास्प है मतलब उभरे हुए भाग है, वर्ताकार कट है या स्पाइरल कट है, वो हो गए आपके दांतों की कटिंग के अनुसार। फिर आपने देखा रफ रहती है, उसमें प्रति सेंटीमीटर 8 कटिंग एज रहेंगे। बास्टर्ड में आपके 12 रहेंगे। फिर सेकंड कट में आपके कितने रहेंगे, 16 तक रहेंगे। स्मूथ में आपके 20 से 24, और फिर आपके सुपर स्मूथ में 45 से लेकर 60 प्रति सेंटीमीटर आपके कटिंग एज रहते हैं। तो ये आपने रेतियों के अलग अलग वर्गीकरण देखे, और मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल से बता चुका हूं। आप इनको बाद में ध्यान भी दे सकते हो, रिवीजन के तौर पर आप क्लास के एंड में देख सकते हो। अच्छा, जो सिंगल कट और डबल कट है, सिंगल कट आपकी काटती कम है लेकिन स्मूथिंग बहुत अच्छा देती है। डबल कट आपकी काटती कम है, लेकिन सॉरी काटती ज्यादा है, और स्मूथिंग आपकी क्या करेगी, स्मूथिंग आपकी कम करेगी। रास्प कट है, उसमें उभरे भाग होते हैं, इस वजह से कठोर वाले पार्ट में हम यूज नहीं करते। कर्व सरफेस है ये, इसके बारे में बस शेप आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है।
तो ये हो गए। उसके बाद लंबाई के अनुसार हमने बांटा कि 100 से 150 mm में, सेंटीमीटर में बोलो तो 10 से 15, 150 से 250 और फिर 250 से 450 सेंटीमीटर और mm दोनों में इसका ध्यान रखेंगे। और प्रयोग करते समय भाई बार बार प्रयोग नहीं करने चाहिए, कठोर पर प्रयोग नहीं करने चाहिए, और प्रयोग करने से पहले एक सॉफ्ट वाले भाग पर इसको चला के प्रयोग कर लेना चाहिए। सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाई जाती है वो आपकी कौन सी है? रफ रेती है। साधारण रेतने के लिए अदम बास्टर्ड रेती का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताया था। चिकनी और स्मूथ सरफेस देने के लिए हम स्मूथ रेती का ही प्रयोग करते हैं। 1/3 भाग इसका टेम्पर्ड होता है, टैंग, और उसको हम टेम्पर्ड नहीं करते क्योंकि फिर वो टूटने का डर रहता है, क्योंकि हैंडल में आपको ठोकना भी है। रेती के दांतों को सल्फ्यूरिक एसिड से साफ करता रहना चाहिए, या फिर आप साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? साफ करने के लिए आप फाइल कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट था वो आपका था सीजल। सीजल्स आपके चिप के तौर पर हेक्सोइंग, फाइलिंग और चिपिंग, ये 3 शब्द है जिसमें काम को करने की क्रिया को दर्शाया जाता है। तो चिप के तौर पर ये चीजों को हटाता है, और चिपिंग करने के लिए और हटाने के लिए कभी भी हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत नुकीली चीजें हो जाती है, इस वजह से हाथ में कटने का भी डर रहता है। ठीक है। प्रयोग करते समय थोड़ा थोड़ा हटा मतलब घुमा लेना चाहिए। 2 प्रकार की, एक गर्म और दूसरी आपकी ठंडी। गर्म वाली आपको पता है, ये आपकी गर्म हो गई। एज पर ये कुल्हाड़ी के तौर पर लगती है, लेकिन कुल्हाड़ी ये नहीं है। इसके लो चीजों को गर्म कर और उसके ऊपर इसको शेप देने के लिए हम प्रयोग करते हैं, और ये आपकी होगी ठंडी सीजन। ठंडी सीजल्स में बस आपको ध्यान रखना है कि फ्लैट है, क्रॉस है, राउंड हाफ नोज है, वेब चीजल है, डायमंड है और फर्मर चीजल है। आगे की जो जैसी शेप होती है उसी के अनुसार इसका नाम रख दिया गया। सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाई जाती है वो आपकी फर्मर चीजल है, और फर्मर चीजल में फिर आपने 3-4 उसके अलग अलग नाम भी देखे। तो ये सारी चीजें आपने पता है। हॉट सीजल में बस एंगल ध्यान रखेंगे, 30 डिग्री का एंगल बना के रखना है। ठंडी सीजल्स में पार्ट हमने देखेंगे, अलग अलग पार्ट है। इसमें 2 एंगल ध्यान रखेंगे, एक तो आपका कटिंग एंगल और दूसरा आपका फोरिजन एंगल। फोरिजन एंगल को ही हम ड्राइंग एंगल कहते हैं। जिस प्रकार का कटिंग एज आप कहेंगे कितने डिग्री होगा, कितने डिग्री का मायने नहीं रखता, कि आगे की शेप कैसे रख रहे हो उसके अनुसार ये आपके एंगल डिसाइड होंगे। लेकिन पूछ लिया जा सकता है कि फोरिजन एंगल कौन सा है, तो कटिंग एंगल, और ये बॉडी के बीच में जो आपने टेम्पर कर रखा है, तिरछा जो भाग है, वही आपका फोरिजन एंगल या फिर आपका ड्रॉइंग एंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बाकी और इसमें कुछ विशेष आपको ध्यान नहीं देना था। चपटी है, 60 डिग्री का एंगल रहना चाहिए। क्रॉस है तो आगे की क्रॉस पिन के आकार की रहती है, कैप के आकार की रहती है, इसके बारे में भी बताया था मैंने। आगे की आपकी कलम के आकार की हो तो वो आपकी अर्धगोलाकार हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो डायमंड है, डायमंड शेप रहेगी। वेव चीजल्स है जो आपकी आयताकार शेप में रहती है। उसके बाद फर्मर चीजल्स जो आपके उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। फर्मल चीजल के बारे में आपको मैंने बताया था, लकड़ी का हैंडल होता है। तो फर्मल चीजल के 3-4 नाम आपने अलग देखे। आपका साधारण फर्मल चीजल हो गया, वेव किनारा, किनारे से जो शार्प हो उसे वेव किनारा फर्मल चीजल का नाम दे दिया। कर्तन छेनी हो गया, और एक आपका मोटराइज जो सबसे ज्यादा हैवी कार्य के लिए आपके प्रयोग किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है मोटी है तो मोटराइज नाम रख दिया। फर्मल चीजर को प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भी लकड़ी का हैंडल है तो हमें मेलेट का ही प्रयोग करना चाहिए, लोहे का हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कोई विशेष बात इसमें नहीं थी, पेचकस की भांति प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आगे से फिर आपकी खराब हो जाएगी। यहाँ तक हम पीछे का पढ़ चुके हैं। होप सो आज मैंने थोड़ा डिटेल से टाइम लेके बताया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना टाइम हमने डिटेल से आपको बताया उतना ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम छोटे छोटे टॉपिक को लेके हम कवर करते हुए चलेंगे सिलेबस को। जैसे हमने सबसे पहले पोकर, फिर पंच के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पंच मार्केट में है, फिर राउल प्लग को हम पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब ये छोटे, फिर रेजेट ब्रेस को हम पढ़ेंगे, उसके बाद बुरमा को हम पढ़ेंगे, फिर टाई स्क्वेयर को हम पढ़ेंगे, फिर ट्राई स्क्वेयर के पार्ट देखेंगे, फिर स्टील रूल को देखेंगे, फिर आपके मेजरिंग टेप को देखेंगे, साहुल को देखेंगे, डिवाइडर को देखेंगे। तो कुल मिलाकर आज की इस क्लास में ना छोटे छोटे 7 से 8 टॉपिक को कवर करने की कोशिश है। और ऐसे, क्योंकि मैंने बताया था जो डिटेल्स है उनको मैं एक क्लास में, और जो छोटे छोटे टॉपिक है जिनसे रिलेटेड शायद ही कोई आपका सेंटर पंच से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कितने डिग्री का एंगल है, बाकी इनके डायग्राम देख के बस आपको ध्यान रखना है कि ये भी अपने इलेक्ट्रिशियन का एक टूल है, बस इसके अलावा और कुछ ध्यान। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक सीक्वेंस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। बच्चे भागने की सोचते हैं, भागने की इन द सेंस कि भाई यार सर तो स्लो चल रहे हैं। अरे सर स्लो चल रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो ना सर, डिटेल से भी तो चल रहे हैं, सॉलिड भी तो चल रहे हैं ना, तब बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर मेरे को लगता है कि महीने 1.5 महीने बाद पेपर है तो मैं दिन में 2-2 3-3 क्लास देके प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इसका बेनिफिट तो देखें ना, आपको क्लास में बार बार रिवाइज करवाया जाता है ताकि आपको याद हो जाए। का बेनिफिट उठाइए, याद भी तो हो रहे हैं ना साथ साथ।
एक बार मैं करवाता हूँ, एक बार क्लास के एंड में कीजिए, भूलोगे ही नहीं आप। सारी की सारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ना आपके टिप्स पे ना हो जाए ना, तो मेरे को बता। और जो बच्चा सेंसिबल होगा वो अगली बार आने वाले बच्चों को पढ़ाने ना लग जाए ना, तो मेरे को बता। ठीक है, सेंसिबल इन द सेंस इसकी कम्युनिकेशन स्किल, तो बोलने में सक्षम है, एक्सप्लेन करने में सक्षम है, डेफिनेटली एक दिन पढ़ाने भी लग जाएगा। नेक्स्ट है जी आपका कौन सा? नेक्स्ट है जी आपका पोकर, सुआ बोलते हैं इसको, है ना, पोकर सुआ बोलते हैं। ये कहाँ प्रयोग करते हैं? आपने देखा होगा, अगर आप अपने फादर साहब या अपने दादाजी को, जो भी परिवार में ज्यादातर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो जब अपनी सामान अपनी अनाज को लेकर मंडी जाते थे, तो वहां आपने इसको देखा हुआ। तो वहां पर जो पलदार होते हैं या फिर वहां के जो वर्कर होते हैं, बनिए के नीचे जो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से इससे ना क्या करते हैं, बोरियों के अंदर ना होल बनाते हैं और उसमें से फिर आपके क्या करते हैं, सिलाई कर देते हैं, बहुत जल्दी। मान के चलो 15 से 20 सेकंड के अंदर। फिर बाद में तो वो मशीन आ गई थी, है ना, कट्टों के अंदर जो आपके तागों के द्वारा मतलब होल को बंद करते हुए मतलब बंद करने वाली। लेकिन पहले हमने देखा था कि इसी का प्रयोग किया जाता था। या फिर मान के चलो जब आपको होल बनाना हो, तब इसका हम प्रयोग करते हैं, जिसे सोया या पूकर कहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उसमें 10 से 12 सेकंड के अंदर ना पूरी बोरी के मुंह को सिलाई कर देते थे। तब वहां मैंने देखा था कि इसका प्रयोग किया जाता था पोकर का। तो कहता है कि इसे पोकर, है ना, पोकर सुआ या ब्राडल कहा जाता है। पोका सुअर और क्या कहा जाता है, सुम्बी या ब्राडल कहा जाता है। यह पेचकस से मिलती जुलती आकृति होती है, लेकिन पेचकस में आगे से आपकी क्या मिलेगी, शेप मिलेगी टिप की। लेकिन ये तो आगे से नुकीला है, आगे से नुकीला और बाद में चौकोर हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है, चौकोर, क्योंकि आगे से हमें किसी चीज के अंदर ऐसे इसको होल करने के लिए या फिर किसी को चुबाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो आगे से नुकीला रखेंगे। यह पेचकस से मिलती जुलती आकृति है। इसके सेंक की लंबाई प्राय 20 सेंटीमीटर होती है। सेंक की लंबाई, ये सेंक या ब्लेड बोलते हैं इसे, 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी टिप नुकीली और पीछे से चौकोर हो जाता है। आपकी टिप क्या रहेगी, नुकीली, और पीछे से क्या हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा। इसका उपयोग लकड़ी लकड़ी की फिटिंग में, लकड़ी की फिटिंग में पेच कसने के लिए से पूर्व, कसने के लिए नहीं, पेच कसने से पूर्व पेच को छोटा खांचा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है, आप पेचकस, पेच है, पेचकस के माध्यम से कसेंगे। अब कोई लकड़ी का है, वहां सीधा तो आपकी पेच है ना, वो इतना फोर्स तो आपका लगेगा नहीं। आप पेचकस से अगर फोर्स लगाओगे तो वो इधर उधर आपका हिल जाएगा, है ना। वैसे तो एक मैग्नेट बन जाती है आपके पेचकस और पेच के बीच में, तो वो हम, आपने देखा होगा, जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं वो बार बार पेचकस का प्रयोग करते हैं। तो वहां जब पेचकस से किसी पेच को टच करते हैं तो पेचकस उसके साथ आ जाता है, वहां एक मैग्नेट बन जाता है। लेकिन वो इतनी नहीं बनती कि भी उसके सारे आप ना डायरेक्ट लकड़ी के अंदर उस पेच को कस दो। तो पहले आपको एक छोटा सा होल बनाना पड़ेगा। तो वो होल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पोकर का। पोकर मतलब सुआ, सुम्बी या ब्राडल का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं यह लकड़ी, इसका उपयोग लकड़ी की फिटिंग में पेच कसने से पूर्व पेच के लिए एक छोटा सा खांचा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पोकर को यूज करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसका प्रयोग धात्विक वस्तुओं पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर धात्विक वस्तुओं पर इसका प्रयोग करोगे तो आगे की जो आपका जो चुभने वाला पार्ट है वो इसका क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद आपका मतलब बिखर सा जाएगा। तो फिर वो इतनी इसकी शार्पनेस नहीं रहेगी, तो ये फिर आपका लकड़ी के ऊपर भी आपके निशान बनाने में कामयाब नहीं होगा। इसकी टिप आगे से नुकीली और पीछे से चौकोर बनी रहती है, तभी यह उपयुक्त तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसको धात्विक सीटों पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। धात्विक के लिए हमने अलग इलेक्ट्रीशियन टूल्स रखा है, जो थोड़ी देर के बाद आपका आ जाएगा। कुल मिला के सुआ, पोकर, सुम्बी, ब्राडल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, लकड़ी की जगह पर जब पेच कस से पेच को कसना हो तो उससे पहले करते हैं। क्या करने के लिए, खांचा बनाने के लिए हम सुआ, पोकर, सुम्बी या ब्राडल का हम प्रयोग करते हैं। बस इतना से ध्यान रखेंगे। और इसकी सेक की लंबाई 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी आपका पंच। पंच से नाम ही पता चल गया होगा। पंच से रिलेटेड हम बताएंगे सारा कुछ आपको पढ़ के, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर पंच कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री के हम प्रयोग करते हैं। प्रिक पंच कितने डिग्री पर हम चोट मारने के लिए प्रयोग करते हैं, और डॉट पंच हम कितने डिग्री पे चोट मारने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यही लिख देता हूं, याद हो जाए, बाकी हम डिटेल से पढ़ लेंगे। सेंटर पंच आपका जो होता है वो होता है जी 90 डिग्री की। कितने डिग्री पे चोट मारने के लिए, 90 डिग्री पर आपके पंच को प्रयोग किया जाता है। प्रिंक पिच नाम से पता चला है, प्रिंक बहुत ही छोटा हो गया, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। कितने डिग्री पर प्रयोग किया जाता है, 30 डिग्री पर आपके पंच को मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जी आपका डॉट पंच। डॉट पंच आपका यूज किया जाता है जी 60 डिग्री पे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, इसके अलावा नहीं पूछा गया, लेकिन हम पढ़ लेंगे डिटेल से।
सेंटर पंच पे कितने डिग्री का एंगल का प्रयोग करके आपका निशान लगाया जाएगा? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री के आपको होल करना हो, 90 डिग्री पर आपको निशान लगाना हो, तो हम कौन से पंच का यूज करेंगे? सेंटर पंच। नाम से पता चल रहा है बिल्कुल सेंटर में, मैं बिल्कुल सेंटर में देख पा रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल सीधा देख पा रहा हूँ, 90 डिग्री का एंगल है। प्रिक, हम जैसे प्रिक बहुत ही छोटा सा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रिक का यूज करते हैं, तो वो हो गया 30 डिग्री। तो 30 और 90 के बीच में कौन हो जाएगा? 60 हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? डॉट पिच। कौन सा हो जाएगा? डॉट पंच। अब पढ़ लेते हैं। पंच एक प्रकार का स्थायी मार्किंग टूल है। पंच एक प्रकार का क्या है भाई? स्थायी, फिक्स आपको मार्किंग करनी हो तो हम किसका यूज करेंगे? पंच का प्रयोग करेंगे। स्थायी मार्किंग टूल है। यह हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है। जहां भी फोर्स लगे, फोर्स कैसे लगेगा? क्योंकि इस पे ये तो है नहीं कि हम इसको दबा रहे हैं तो भी हाथ का तो फोर्स लगेगा, लेकिन ऐसा है कि इसको रख के और उसके बाद इसके ऊपर ना चोट मारी जाती है ताकि आपका एक निशान बन जाए। तो फोर्स लगेगा और जहां पर फोर्स लगता है वो चीजें किसकी बनी होती है? हार्ड कार्बन स्टील की बनी होती है। इसका उपयोग टिप आकार, टिप या सकरा नेरो होता है। आगे से टिप क्या होती है? सकरा, तीखी होती है। इतनी तीखी तो नहीं होती जितनी आपकी किसकी है? सुआ, पोकर, ब्रडल या सुम्बी की है, इतनी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी होती है। इसकी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसे तो हाथ से आपको करना है, जबकि इस पे आपको हैमर से भी आप चोट मार सकते हो, थोड़े से भी मार सकते हो। कहने का मतलब है कि ये आग की सकरा होती है, इतनी नहीं होती, क्योंकि बस इससे तो सिर्फ आपका निशान लगाया जाता है और उस पे थोड़ा सा होल किया जाता है ताकि हम पेचकस से पेच को कस सकें। ठीक है। पकड़ मजबूत बनाने के लिए बॉडी पे नलिका होती है, मतलब यहाँ ग्रिप बनाने के लिए ना उभरे हुए भाग होते हैं। ऐसे नहीं होती कि चिकनी हो जाए, तो चिकनी हो जाएगी तो हाथ में फिसलेगा। इस वजह से पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? पकड़ मजबूत बनाने के लिए बॉडी पर नर्लिंग की जाती है। बॉडी पे की जाती है नर्लिंग, नर्लिंग की जाती है। ठीक है। इसका प्रयोग छिद्र करने से पूर्व, बड़ा होल करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए प्रयोग करते हैं भाई? वो पंच का हम प्रयोग किसके लिए? पंच का प्रयोग हम चिन्ह बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं कार्य के अनुसार पंच को पॉइंट एंगल अलग अलग होते हैं। पॉइंट एंगल के अनुसार इलेक्ट्रिशियन के द्वारा 3 आपके पंच प्रयोग में लाए जाते हैं: सेंटर पंच, प्रिंक पंच और डॉट पंच। सेंटर पंच, प्रिक पंच और डॉट पंच। तो सेंटर पंच पे आपके बिंदु कोण कितने डिग्री का होता है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो 90 डिग्री। सेंटर से पता चल रहा है 90 डिग्री। इसकी सहायता से धात्विक सीट पर मोटे तथा कम गहराई, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो मोटाई तो नजर आएगी लेकिन गहराई कम होगी। 90 डिग्री का एंगल है तो मोटाई तो होगी लेकिन गहराई कम होगी। 90 डिग्री का एंगल के लिए हम प्रयोग करते हैं। बोल रहे हैं इसका उपयोग धात्विक सीटों पर मोटे तथा कम गहराई के मार्क किए जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस मार्ग पर ड्रिल मशीन की बिट लगाकर सीट में होल किए जाते हैं। पहले हम पंच लगा के हम निशान लगा देंगे 90 डिग्री का, मोटा तो होगा लेकिन गहरा नहीं होगा, और उसके बाद ड्रिल मशीन से वहां पर आपका क्या कर दिया जाएगा? ड्रिल मशीन की बिट लगाकर सीट पे होल किए जाते हैं। ठीक है। ये सिर्फ मार्किंग टूल आपका, फिक्स मार्किंग टूल। नेक्स्ट आपका प्रिक पंच। प्रिक को मैंने बताया था बहुत ही छोटे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, मात्र कितने? 30 डिग्री के। इसकी सहायता से धात्विक सीट पर हल्के तथा अधिक गहराई के मार्किंग। अब आगे से अगर मोटाई हो तो मोटा तो बन जाएगा लेकिन गहराई अंदर तक नहीं जाएगी, और आगे से अगर पतला हो तो आपकी मोटाई कम बनेगी और गहराई अधिक होगी। तो इसकी सहायता से धात्विक सीट पर हल्के तथा अधिक गहराई के आपके क्या किए जाते हैं? मार्क किए जाते हैं। सेंटर 90 डिग्री, प्रिंक 30 डिग्री। सेंटर और प्रिक के बीच में कौन सा आ जाएगा? डॉट पिच। तो डॉट पिच इसका बिंदु कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इसका उपयोग हल्की धात्विक सीटों पर मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 90 डिग्री वाला क्या होगा? मोटाई ज्यादा गहराई कम। 30 डिग्री वाला क्या होगा? हल्का तथा गहरा। हल्का तथा मतलब मोटाई कम होगी और गहराई ज्यादा होगी। और ये 60 डिग्री वाला है जिसे हम किसके बीच में रखेंगे? सेंटर और प्रिक के बीच में रखेंगे, जिसका नाम हो जाएगा डॉट पिच। ज्यादातर हम डॉट पिच का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि इससे दोनों वाली फीचर्स है, गहराई भी मीडियम है और आपकी मोटाई भी मीडियम है, क्योंकि 60 डिग्री का ज्यादातर हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिशियन के द्वारा तीनों ही प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से? सेंटर पंच, प्रिंक पंच और आपका डॉट पंच। किस लिए प्रयोग करते हैं? तो कहते हैं कि भी धात्विक सीट पे फिक्स मार्किंग करनी हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पंच का प्रयोग करते हैं। दो हमने पढ़ लिए। पहला अपना सुआ, पोकर, सुम्बी या ब्रडल कहते हैं। पेचकस के द्वारा पेच कसने से पहले लकड़ी के ऊपर आपका छोटा सा होल करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। एक फिक्स मार्किंग टूल हमने पढ़ा जिसे हम पंच कहते हैं। 3 प्रकार के पंच हमने देखे। कौन सा? सेंटर 90 डिग्री, प्रिक 30 डिग्री और आपका डॉट है वो 60 डिग्री के एंगल के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। फिक्स मार्किंग टूल है तो धात्विक सीटों पर ही हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जी आपका, आज वाले जो टूल है ना ज्यादातर वो आपके होल करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है? उसी कैटेगरी में आपका है रॉयल प्लग।
रो रोल प्लग, रोयल नहीं राल प्लग बोलते हैं इसको, RAW राउल प्लग। क्या बोलता है, यह पत्थर की दीवार पर, वो वाला एक लकड़ी पर हो गया, एक धात्विक शीट पर हो गया, है ना। अब बच गया पत्थर, पत्थर अगर सामने आ जाए तो पत्थर की दीवार पर छिद्र करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पत्थर की दीवार पर हम छिद्र करने के लिए हम प्रयोग करते हैं राउल प्लग का। किसका प्रयोग करते हैं, राउल प्लग का। वायरिंग करते समय दीवार पर छिद्र करने के लिए करके पीवीसी, मतलब मेन मुद्दा है आगे करना क्या काम है वो बाद की बात है। पीवीसी करनी है या फिर कोई वायर निकालना है या फिर कोई झिरी बनानी है, झिरी बनाने से पहले आपको कोई होल तो करना पड़ेगा ना कहीं से। झिरी तो वैसे तो छेनी से भी बन जाती है, लेकिन मान के चलो आपको कोई होल करना हो, राउंड शेप में किसी पत्थर की दीवार पर आपको होल करना हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, राउल प्लग का प्रयोग करेंगे। तो तीन प्रकार के पढ़े, आगे और भी आएंगे, लेकिन तीनों को हम लिंक बना के याद करते हैं। सबसे पहले हमने पोकर देखा लकड़ी पर, पंच देखा धात्विक शीट पर, और राउल प्लग मतलब पत्थर की दीवार पर होल बनाने के लिए प्रयोग। वायरिंग करते समय दीवार पर छिद्र करके पीवीसी की स्लीव लगाकर पेच कसे जाते हैं। कहने का मतलब बाद में क्या करना है वो बाद की बात है, लेकिन हमें ये तो पता लगे कि दीवार पर छिद्र करने के लिए, पत्थर की दीवार पर छिद्र करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पीवीसी की स्लीव लगाकर पेच कसे जाते हैं, मतलब बाद में हमें जो करना है वो हम कर लेंगे। राउल प्लग के दो भाग होते हैं, एक होता है टूल बिट और एक होता है टूल होल्डर। क्या आपकी होगी टूल बिट और ये होगा आपका टूल होल्डर। तो कहीं ना कहीं अब हाथ से तो देखो, जो आपका पोकर था वो तो चलो ठीक है, फिर भी आपने हाथ से लकड़ी पे छिद्र निशान बन जाता है, होल बन जाता है, उस पे भी हम आपको पता है फोर्स के तौर पर हम और कोई चीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका पोकर है। पोकर मतलब आपका सुआ है या सुम्बी है, तो उस पर फोर्स नहीं लगा सकते ज्यादा, तो लकड़ी पे ही वैसे आपको होल करना है। लेकिन आपने पंच हो गया या फिर आपका राउल प्लग हो गया, ये तो धात्विक सीट और पत्थर पर, अब हाथ से तो जोर लगेगा नहीं, हाथ से तो जोर लगेगा नहीं, तो कहीं से न कहीं हमें ऊपर से चोट मारनी पड़ेगी। चोट मारनी पड़ेगी इसका मतलब फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो हम क्या बोलेंगे, हार्ड कार्बन स्टील का बनाएंगे। तो इसकी जो दो पार्ट है, एक आपकी टूल बिट है, वो आपकी किसकी बनी होगी, टूल बिट आपकी माइल्ड स्टील, इसका होल्डर माइल्ड स्टील, तथा बिट कार्बन स्टील। बिट कार्बन स्टील को आप हार्ड कार्बन स्टील भी बोल सकते हो। आपका जो ये ऊपर वाला है ये तो किसका बना होगा, होल्डर आपका माइल्ड स्टील का बना होगा, बिट आपकी कार्बन स्टील की बनी होती है। दो पार्ट है इसके, ये होगी बिट और ये आपका हो गया होल्डर। तो बिट पे आपको पता है नॉर्मल सी बात है, पत्थर की दीवार पर छेद करने फोर्स ज्यादा लगेगा, तो हार्ड कार्बन स्टील के बनाएंगे। और आपका जो होल्डर है वो आपका किसका बना होगा, माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील भी आपका हार्ड होता है, इतना आसानी से ये ब्रेक होने वाला नहीं होता। इस औजार से धातु की बीट पर हथौड़े से चोट मारते हैं। धातु की बीट से हथौड़े से क्या मारते हैं, चोट मारते हैं, क्योंकि पत्थर की दीवार में छेद करना है, तो हाथ से तो इतने ये है नहीं कि हम हाथ से 2.5 किलो का तो हथौड़ा है नहीं अपने, हाथ है नहीं अपने सनी देओल जैसा, और सनी देओल जैसा होता तो भी हम भाई हथौड़े का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिशियन टूल्स का प्रयोग करना है कहीं ना कहीं। इस औजार से धातु की बिट से हथौड़े पे चोट मारते हैं। यह हाई स्पीड स्टील का बना होता है, हाई स्पीड नहीं, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, क्योंकि यह अधिक मजबूती से आवश्यकता होती है, इसमें मजबूती ज्यादा, जहां भी फोर्स मजबूती हो तो हार्ड कार्बन स्टील का हम प्रयोग। तो ये हो गया राउल प्लग, तीन प्रकार के आ गए, पोकर, पंच, और दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, तीसरा है जी आपका राउल प्लग। ठीक है भाई। तो पोकर का प्रयोग कहाँ करते हैं, पोकर का प्रयोग करते हैं हम कहाँ पर, लकड़ी पर। पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, धातु की सीट पर, धात्विक पदार्थ पर। और आपका राउल प्लग का प्रयोग कहाँ करते हैं, पत्थर पर, पत्थर पर आपको होल करने के लिए। राउल प्लग टूल संबंधी सावधानियां, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपकी बिट हो गई, ये आपका होल्डर हो गया, ये हार्ड कार्बन स्टील का, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग करते समय थोड़ा थोड़ा घुमाना चाहिए, जिस पर आपकी फोर्स लग रही है ना उसको थोड़ा 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 रोटेट करता रहना चाहिए। उसके दो बेनिफिट होते हैं, एक बेनिफिट तो ये होता है कि आगे वाली जो शेप है वो खराब नहीं होगी, मतलब पहले ये वाला एंगल यूज कर लिया, फिर थोड़ा सा घुमा लिया, फिर वो एंगल यूज कर लिया, फिर थोड़ा सा घुमा लिया, फिर तीसरा एंगल यूज। दूसरा ये होता है कि जिस चीज को आप काट रहे हो ना, वहां पर भी आपकी चीजें, जहां पर आपको मान लो कि आपको होल बनाना है, तो वहां पर भी आपको चीजों को ऐसे 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 घुमा के हम प्रयोग करते हैं ना, तो वो होल होने में भी जल्दी होती है। आपने देखा होगा खास करके, क्योंकि ज्यादातर भाई नॉर्मल सी बात है कि भी हार्ड वर्क करने वाले बच्चे होते हैं। आप जब किसी कुल्हाड़ी से किसी लकड़ी को काटते हो, क्या एक ही जगह चोट मारेंगे, बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है, ये नहीं कि एक चोट यहाँ मार रहे हैं एक वहां मारेंगे, ऐसे नहीं कह रहा मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी एक लकड़ी का एक मतलब ये सोच लो कि बहुत अच्छी मोटाई वाली एक लकड़ी है, ठीक है, पेडी बोलते हैं उसे, पेडी बोलेंगे, बहुत अच्छी मोटाई की पेडी है। अब उसे आप लकड़ी आप अपने हथौड़ी से काट रहे हो, तो आप एक एक जगह मारेंगे तो एक टाइम आएगा कि फिर वो कटना ही बंद हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलो
ये इतनी मोटाई की कोई लकड़ी है, आप काट रहे हो तो आपने यहाँ चोट मारी, मारते रहे मारते रहे मारते रहे मारते रहे, तो एक टाइम आएगा कि भी वो कटना ही बंद हो जाएगी। फिर आप अपने कुल्हाड़ी को थोड़ा सा ऐसे ऐसे तिरछा करके ऐसे मारना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे चिप के तौर पर वो कटनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि अब भी नहीं बंद हो गई, अब फिर एक टाइम आएगा फिर से बंद हो गई, तो फिर आपको यहाँ से यहाँ कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा काटना स्टार्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा काटना यहाँ से ऐसे, और एक टाइम आएगा जब ऐसे ऐसे काटते काटते घुमाते 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 आपकी वो सारी शेप क्या हो जाएगी, सारी आपकी लकड़ी कट जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब चीजों पर फोर्सफुली आप चीजों से फोर्स लगा के कोई चीज काट रहे हो या होल बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा उसे घुमाता रहना चाहिए। एक तो आगे से आपकी टिप भी खराब नहीं होगी और दूसरी बात वहां पर काटने में या होल बनाने में भी आपकी सहूलियत रहेगी। इसे धात्विक धातुओं की चादर आदि पर छिद्र करने के लिए प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। धात्विक पे कौन का किसका प्रयोग करेंगे? पंच का। लिख देता हूं। लकड़ी पर हम किसका प्रयोग करेंगे? लकड़ी पर होल बनाने के लिए हम पोकर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पोकर या सुआ का प्रयोग करेंगे। सुआ, सुम्बी, ब्रोडल या पोकर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर अगर आपकी धात्विक कोई सीट है, किस कौन सी सीट है? धात्विक कोई सीट है, तो धात्विक सीट पर हम किसका प्रयोग करेंगे? धात्विक सीट पर हम प्रयोग करेंगे भाई किसका? पंच का। किसका प्रयोग करेंगे? पंच का। पंच का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और अगर आपकी पत्थर है, कोई आपका कोई पत्थर है और उसमें आपको होल करना है, पत्थर के बाद होल करने के बाद क्या करना है वो बाद की बात है, लेकिन पत्थर पर अगर आपको होल करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप राउल प्लग का प्रयोग करेंगे। आप राउल प्लग का प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसको धात्विक चादरों पर इसके छिद्र के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे भूमि पर पटकना नहीं चाहिए क्योंकि हार्ड कार्बन स्टील की है, तो पटकेंगे तो फिर वो उसके बिट के टूटने का खतरा बना रहता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है जी आपका रेजेट प्रेस। ये भी आपकी ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन की तरह ही है, होल बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में नहीं, इसको तो ना शेप पे लगा के इसके आगे हालांकि बिट लगाई जाती है, धीरे धीरे आपकी ये होल बनाएगी तो घुमाया जाता है इसको। पढ़ के देखो, इसको बहुत आसान है ये। यह धीमी गति से छिद्र करने वाले औजार है। वो वाले धीमी गति से क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आप फोर्सफुली एक चीज को ऐसे फोर्स लगा के हैमर से आप चोट मार रहे हो, तो जितनी ज्यादा आप जल्दी चोट मारोगे, जितना फोर्स लगा के चोट मारोगे उतना निशान हो जाएगा और एक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये तो भाई घुमाए जाएगी तो धीरे धीरे इसकी बिट आगे की तरफ बढ़ेगी, धीरे धीरे होल बनाएगी। तो वो वाले जो आपके पोकर है, पंच है या फिर आपका राउल प्लग है, वो आपकी जल्दी से आपके होल बनाने के लिए काम में प्रयोग लाए जाते हैं या निशान बनाने के लिए। यह धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार है। इससे फास्ट कौन सा है? सबसे फास्ट कौन सा है? ड्रिल मशीन हो गई। ड्रिल मशीन, आपने मशीन का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रिशियन ड्रिल मशीन भी होती है और एक हैंडमेड ड्रिल मशीन भी होती है। ठीक है। तो वहां हैंडमेड ड्रिल मशीन में आपको फोर्सफुली हाथ से घुमाया जाता है। ड्रिल मशीन को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिशियन ड्रिल मशीन तो आपके चंद सेकंडों में आपका होल कर देती है, जबकि ये आप हाथ से घुमा रहे हो, तो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। इसे भिन्न भिन्न नाप की बिट के लगाकर लकड़ी में भिन्न भिन्न व्यास के छिद्र किए जाते हैं। इसके आगे बिट लगेगी और इसे अलग अलग व्यास के आप छिद्र मतलब होल कर सकते हो। छिद्र करने के लिए इसमें प्रेस नोब लगा हुआ होता है, जिससे पकड़कर आवश्यकता अनुसार दाब डालकर इसे घुमाया जाता है। यहाँ ये प्रेस प्रेस आपका प्रेस नोब हो गया, इस पे दाब डाला जाएगा, है ना। आगे की तरफ ऐसे मान के चलो, यहाँ हम ड्रिल कर रहे हैं, प्रेस नोब से हम इसको फिक्स कर लिया। अब प्रेस नोब से हम दाब लगाएंगे और इसके हैंडल को ऐसे घुमाएंगे, इसके हैंडल को ऐसे घुमाएंगे। तो जितना ज्यादा दाब लगेगा उतनी ही ये आगे मतलब फोर्सफुली बढ़ेगा, तो उतना ही अच्छा आपका जल्दी होल होगा। ये आपकी प्रेस नोब है जिससे दाब लगाया जाता है। आप कहोगे सर क्या ये दाब हम किसी और कोई ऐसी टूल से भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्यादातर हम इसका प्रयोग, बहुत ही रेयरली हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे बेस्ट आपका क्या रहता है? इससे बेस्ट आपका क्या रहता है? आपकी ड्रिलिंग मशीन रहती है। तो इस वजह से इसका कम ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अपना एक टूल है, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं और शायद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो छिद्र करने के लिए प्रेस नोब लगा होता है, ये प्रेस नोब हो गया, जिससे पकड़कर आवश्यकता अनुसार दाब डालते हुए इसे घुमाया जाता है, इसको घुमाया जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें ड्रिल चक में स्क्रू ड्राइवर की तरह प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो आगे की ड्रिल चक है ना, इसको स्क्रू ड्राइवर, इसमें बिट लग जाएगी, है ना, बिट लग जाएगी। स्क्रू ड्राइवर प्रकार की फ्लैट बिट लगाकर पेचों को कसने व खोलने के लिए तीव्र गति से किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक तो हम पेचकस का प्रयोग कर रहे हैं स्क्रू को लूज या टाइट करने के लिए, अब इसके आगे हम क्या लगा लेंगे? स्क्रू ड्राइवर लगा लेंगे। इसके आगे क्या लगा दिया जाता है? इसके ड्रिल चक में स्क्रू ड्राइवर लगा दिया जाता है। और जब स्क्रू ड्राइवर लगा लेंगे तो पेच के उसमें पेच की शेप के अनुसार स्क्रू ड्राइवर लगाया और फिर जल्दी से इसको ऐसे 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 हाथ से फोर्स लगा के घुमाया, या तो लूज करेंगे या टाइट करेंगे।
लेकिन ये सारे के सारे काम आज के टाइम में कौन कर देता है? ड्रिल मशीन कर देती है। वजह से इसका उपयोग कोने आदि में बड़े व्यास के छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग किया। बस ये आप ध्यान रखेंगे। रेजेट ब्रेस है, वो एक प्रकार का आपका होल बनाने वाली मशीन है। अलग अलग साइज की ये होल बना सकते हैं। डिपेंड करता है किस प्रकार के आप बिट आगे प्रयोग करते हैं। लेकिन ये स्लो चलता है, आपका इतनी जल्दबाजी में काम नहीं करता। इसके आगे हम स्क्रू ड्राइवर लगा के किसी पेज को कसने या टाइट करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये इसमें पार्ट को अगर देखेंगे तो इनके पार्ट को मैंने अगले डायग्राम में बता भी रखा है, कोई खास नहीं है, बस आपको देख लेना है। तो आपने देखा कि ये हेड हो गया, ये आपकी एल्बो हो गई, ये आपका हैंडल हो गया, ये आपका रेजेट हो गया, ठीक है, ये आपके सेल हो गए, ब्रेस इसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपके जहां पर आपको कोई ड्रिल मशीन के तौर पर कोई ऐसा आपको जैसा आपको होल करना है उसी के अनुसार आप बिट लगाएंगे। अगर किसी पेज को लूज या टाइट करना है तो आप इसको आगे स्क्रू ड्राइवर लगा सकते हो। ये एडजस्टेबल है, इस जाम में आप जैसा आप लगाना चाहो वैसे लगा सकते हैं। ये आपकी बिट हो गई। इस बिट के अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन कोई भी चीज एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। बस मैंने यहाँ आपको डायग्राम के माध्यम से बताया कि ये इस प्रकार के ये इसके पार्ट होते हैं और ये काम क्या आती है। रेजेट आपका ध्यान रखेंगे, रेजेट जो आपकी है, रेजेट ब्रेस है, वो सिर्फ आपके होल बनाने के लिए काम में लाई जाती है और ये बहुत ही स्लो चलती है, इस वजह से इसका रेयरली हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है भाई? और इसमें कोई विशेष आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको पीडीएफ में देख लेना है कि भाई ये आपकी रेजेट ब्रेस है, ये इसके पार्ट होते हैं, ये आपकी आपकी ड्रिल आगे की बिट हो गई। इसमें आप देखेंगे कि भाई आगे से जो तीखा भाग होता है, जो स्क्रू के तौर पर प्रयोग किया जाता है, फीड स्क्रू हो गया, कटिंग क्लिप हो गया, कटिंग एंगल भी होगा, ट्विस्टेड होगी, इसे सेंक या बॉडी या सेंक बॉडी या आपकी ब्लेड बोला जाता है, या आपकी टैंग हो गई। और यही टैंग आपका किसमें फिट किया जाता है? यही टैंग आपका जहाज में सेल के अंदर फिट किया जाता है, ठीक है भाई। और इसमें कुछ नेक्स्ट है जी आपका बुरमा। तो जिस प्रकार से पोकर आपने देखा था, सुआ, सुम्बा, सुम्बी या ब्रेडल आपने देखा था, ठीक उसी प्रकार से आपका बुरमा है। तो वो तो आपका सिर्फ आपका एक होल मतलब एक निशान बनाने के था। भाई आपने कोई लकड़ी के ऊपर उससे पोकर से ऐसे मतलब हाथ से ऐसे कर दिया। तो वो हाथ से कर रहे थे, हैंडल में ग्रिप नहीं बन रही थी। जबकि देखो आप ऐसे सोचो, मैं इससे ऐसे कोई वो बना रहा हूँ, इससे मैं होल कर रहा हूँ। तो देखो कितना का जोर लगा सकता हूँ मैं, मेरे हाथ में भी चुभेगा। और यही शेप ऐसे होती, अब ये देखो मैंने ऐसे कर लिया और ये जो तीखा भाग है, अब बताओ मैं इसको इस हैंडल को कितना ही घुमा सकता हूँ, तो कितना ही आप होल कर सकते हो। कहने का मतलब है कि वर्मा, वर्मा को हम बोलेंगे क्या? वर्मा को हम बोलेंगे जिमलेट। क्या बोला जाएगा? जिमलेट। तो लकड़ी की बनी मोटी वस्तुओं में 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा, 3 सेंटीमीटर से अधिक व्यास का छिद्र करने के लिए हम जिमलेट का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा 10 सेंटीमीटर व्यास तक के छिद्र किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपने सुआ देखा था, है ना, जो आपने सुआ देखा था, सुआ पोकर देखा था, उस जैसा ही है। लेकिन वो तो सिर्फ आपका निशान बनाने के लिए पेचकस के द्वारा, पेच कसने से पूर्व आपका एक छोटा सा होल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे? सुआ का प्रयोग। वहां पर ज्यादा फोर्स हम नहीं लगा सकते थे और पेच कितना का बड़ा होता है, उसके लिए आपको छोटी सी एक नोक नोक को फिट कर दे ताकि भाई वो हिले ना। पेचकस पेचकस से पेचकस रहे हो तो उससे वो हिले ना, बस इतना सा काम चलाना था। लेकिन ये कह रहा है कि भाई इससे तो ना बहुत ज्यादा फोर्स लगा रख सकते हो, आगे की इतनी तार आगे की तीखी होती है। और ये देखो इसके जो अभी देख रहे थे ना ट्विस्ट लगे होते हैं, ये ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट क्या करेंगे? ये ट्विस्ट आपके लकड़ी में जब जाएंगे ना, तो यहाँ से आपका लकड़ी का जो जिस भाग को वो हटा रहे हैं वो इनके माध्यम से पीछे हटता जाएगा और ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। आप देख भी पा रहे हो, ये देखो ये होल कर रहा है। तो ये लकड़ी का जो बुरादा है वो इन्हीं ट्विस्टेड में से होता हुआ आप बाहर आ जाएगा और ये आपका अंदर फोर्सफुली आपका बढ़ता रहेगा। तो कह रहे हैं कि लकड़ी में मोटे वस्तुओं पर छेद करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्मा का प्रयोग करते हैं। वर्मा यानी कि जिमलेट। इंग्लिश वाला ध्यान ना रखोगे ना तो बहुत आसानी से पेपर में क्वेश्चन में अटेम्प्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सुआ और वर्मा, सुआ और वर्मा में क्या अंतर है? व्यवहारिक बात कर रहे हैं, पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है, व्यवहारिक बात कर रहे हैं। सुआ किसी चीज को, सुआ समझते हैं ना, जैसे डॉक्टर बोल हमारे बागड़ी बेल्ट में से, बागड़ी क्या देश वाली बोलते हैं कि सुआ लगा दो, इसको सुआ लगा दो, डॉक्टर के पास जाते हैं इसको एक सुआ लगाओ, इंजेक्शन को सुआ लगा दो। फिर सुआ लगा दो मतलब आगे से तीखा है, छोटा सा एक होल करने के लिए। अब है जिम ब्लेड, जिम में जाते हैं, जिम में जाके बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं। तो जिमलेट मतलब बहुत ज्यादा फोर्स से हम चीजों पे लकड़ी के ऊपर बहुत बड़ा होल करेंगे। इसका मतलब बहुत ज्यादा जिम लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब लकड़ी के ऊपर बड़ा व्यास करने के लिए हम जिमलेट का प्रयोग कर रहे हैं। सुआ मतलब एक छोटा सा निशान लकड़ी के लिए। सर सुआ ही क्यों बोल रहे हो आप? पंच, आप राउल प्लग का क्यों जिक्र नहीं कर रहे?
क्योंकि आपका पंच धात्विक सीटों पे प्रयोग में लाया जाता है और आपका राउल प्लग पत्थर पे प्रयोग लाया जाता है। लकड़ी पे क्या प्रयोग लाया जाता है? सुआ या पोकर, सुम्बी, ब्राडल बोलते हैं जिसे, वही प्रयोग में लाया जाता है। तो उसका तुलना ही हम कर रहे हैं जिम लेड से, उसकी तुलना ही हम जिम लेड यानी कि बर्मा से कर रहे हैं। तो वो तो है आपका सिर्फ निशान बनाने के लिए, छोटा सा एक होल करने के लिए, ताकि पेचकस से पेचकस कस लिया जाए। और ये आपका बड़ा छिद्र करने के लिए, कितने छिद्र? 3 mm से अधिक व्यास वाले छिद्र को करने के लिए हम जिमलेट का प्रयोग करते हैं और सामान्यतः इसे हम 10 mm तक के व्यास का हम होल इसमें बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका जिमलेट। जिमलेट से आपका ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि ऊपर से ग्रिप अच्छे से है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका जी ट्राई स्क्वेयर। ये पीछे जो थे वो होल बनाने वाले थे। एक बार होल बनाने वाले पर एक बार फिर से हम नजर दौड़ाते हैं ताकि थोड़ा सा माइंड में अच्छे से सेट हो। हालांकि रिवीजन के तौर पर हम फिर पढ़ेंगे। सुआ, पोकर, सुम्बी, ब्राडल, लकड़ी पर होल करने के लिए, है ना। 20 सेंटीमीटर इसके शंख की लंबाई होती है, आगे से तीखा होता है और बाद में ये वर्गाकार हो जाता है। लकड़ी का हैंडल होता है। तो लकड़ी पर फिटिंग करने मतलब पेचकस को कसने से पहले एक छोटा सा होल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम सुआ या पोकर का प्रयोग करते हैं। पंच एक फिक्स मार्किंग टूल है ना। फिक्स मार्किंग टूल होता है, हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है। नलिका पर आपके क्या कर रखे हैं? बॉडी पर नलिंग कर रखी है ताकि आपकी ग्रिप बन जाए, पकड़ मजबूत हो जाए। और इसमें जो एंगल बनाने के लिए हम 3 प्रकार के एंगल यूज करते हैं। सीधा तो सेंटर पंच, प्रिक तो छोटा 30 डिग्री और आपका डॉट पंच है वो 60 डिग्री। और क्यों करते हैं? ताकि बाद में भी जो भी आपको काम करना वो कर सकते हैं आप। आपको एक बस मार्किंग टूल के तौर पर आपको एक होल करना है छोटा सा, एक आपको निशान लगाना है। उसके बाद जो आपको काम करना है वो कर सकते हैं। फिर राउल प्लग, मैंने बताया था राउल प्लग पत्थर में होल करने के लिए। बाद में जो काम करना है वो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमें पत्थर में कहाँ प्रयोग करते हैं? सुआ का प्रयोग लकड़ी पर, सिमलेट का प्रयोग लकड़ी पर। फिर आपका जो नेक्स्ट आपने देखा था कि भी धात्विक सीट अगर आएगी तो पंच का प्रयोग, और पत्थर की अगर कोई चीज पे होल करना है तो राउल प्लग का प्रयोग। 2 पार्ट होते हैं, एक आपकी बिट हो गई और दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा आपका टूल हैंडल हो गया। यह हार्ड कार्बन स्टील का होता है, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। लकड़ी इसके ऊपर हैमर से आप चोट मारेंगे तो आपका निशान हो जाएगा। सावधानी क्या बरतनी थी वो हमने देख ली। फिर आपको स्लो स्लो होल करना हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं? रेजेट ब्रेस का प्रयोग करते हैं। स्लो होल करना हो, ये भी होल करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर आपने देखा कि भाई अगर लकड़ी पर कोई बड़ा छिद्र करना हो, 3 से लेकर 10 mm का छेद करना हो, तो आप बर्मा या जिमलेट का प्रयोग। तो ये थे छेद करने वाले। अब देखते हैं कुछ मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स में सबसे पहले हम देखेंगे जी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग देखेंगे, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा सांस लिया जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सा है? मेजरिंग टूल हम स्टार्ट कर रहे हैं और मेजरिंग टूल के अंदर सबसे पहले है जी ट्राई स्क्वायर। आपने देखा होगा जो बच्चे इंजीनियरिंग करके आए हैं उनका वास्ता इस टूल से बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ट्राई स्क्वायर्स, है ना। मतलब जब फर्स्ट टाइम जिन बच्चों ने पॉलिटेक में एडमिशन लिया होगा या फिर मतलब जो सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, पॉलिटेक बीटेक, जिन्होंने खास करके जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो बच्चे हैं, वो इससे ना मतलब जब स्टार्टिंग में जब गए थे, हालांकि क्या पता कितना यूज किया है या नहीं किया, उनको ही पता है वो ही अच्छे से जानते हैं। लेकिन इससे फीलिंग बहुत अच्छे से आती थी भाई, इससे फीलिंग आती थी। हालांकि ये वाला नहीं था, वो तो आपने देखा होगा एक सही साइंटिफिक तौर पर जिसको अच्छे अच्छे एंगल पे सेट करते थे ना, ऐसे कभी कभार ऐसे देखते थे हम गन के तौर पर प्रयोग करेंगे, वो फीलिंग आती थी उससे कुल मिलाकर। लेकिन ये वाला है वो इलेक्ट्रिशियन के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके 90 डिग्री के कोण की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 90 डिग्री का एंगल कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम चीजों को फिटिंग कर रहे होते हैं तो हमने देखा कि भाई एक वायर सीधा आ रहा है और 90 डिग्री के एंगल पे हमें समांतर दीवार के पैरेलल एक वायर और लेके जाना है। या फिर मान के चलो कि भाई कोई ऐसी कोई चीज हमें फिट करनी है जहां पर फिटिंग के दौरान हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए बिल्कुल, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? टाई स्क्वायर यानी कि गुनिये का प्रयोग करेंगे। तो इसे आम भाषा में क्या बोला जाता है? इसे आम भाषा में गुनिया भी कहा जाता है। इसका उपयोग वर्गाकारी वर्गाकारिता 90 डिग्री के, कितने डिग्री के? 90 डिग्री के कोण की जांच के लिए एवं समांतर लाइनें खींचने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। 90 डिग्री का कोण की जांच करनी हो और समांतर, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है तो लाइनें कैसे बनेगी? समांतर बनेगी। मान के चलो ये एक लाइन हमने खींच ली सीधी, है ना। एक लाइन इससे सीधी खींच ली, फिर से एक लाइन सीधी खींच ली, फिर एक लाइन सीधी खींच ली। तो समांतर लाइनों को खींचना हो और 90 डिग्री के कोण की जांच का हमें प्रयोग करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ट्राई स्क्वायर या फिर गुनिये का प्रयोग में लाया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज साइज कैसे होगा? ब्लेड की लंबाई से होगा। ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ब्लेड की लंबाई स्ट्रोक के अंदरूनी सिरे से बाहरी सिरे तक मापी जाती है। ये ब्लेड की लंबाई है, अंदरूनी सिरे, अंदरूनी का मतलब ये यहाँ से नहीं है। ये कह रहे हैं कि ब्लेड की लंबाई
ब्लेड की लंबाई, ये आपका स्ट्रोक है, ये आपकी ब्लेड है। ये आपकी ब्लेड है, तो ये आपका स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक के अंदरूनी सिरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाहरी सिरे तक आपकी ब्लेड की लंबाई को रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई इतना मोटा क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं, बस आपसे ये पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर में आपके स्ट्रोक और ब्लेड की लंबाई, ब्लेड के बीच, स्ट्रोक और ब्लेड के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, तो हम ध्यान रखेंगे कितने डिग्री का एंगल होता है। ये जो एंगल रहता है वो आपका एंगल कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है। कितने डिग्री का रहता है भाई, 90 डिग्री का। ट्राई स्क्वायर का साइज ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ब्लेड की लंबाई स्ट्रोक के अंदरूनी सिरे से बाहरी सिरे के बीच में मापी जाती है और यह सामान्यतः 100, 150, 200 mm की लंबाई की ब्लेड वाला प्रयोग में लाया जाता है। 100 से लेकर, ज़्यादातर हमने देखा 150 से 200 mm की, लेकिन ये 100, 150, 200 mm की लंबाई के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। ट्राई स्क्वायर और गुनिया के भाग को देखेंगे तो दो प्रकार के भाग हमें देखने। एक आपको ध्यान रखना है कौन सा, एक भाग है जी आपका स्ट्रोक, स्ट्रोक जिसको आप हैंडल के तौर पर बोल सकते हो। दूसरा है जी आपका ब्लेड। स्ट्रोक और ब्लेड के बीच में जो एंगल मैंने बताया वो कितने डिग्री का एंगल रहता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है। कितने डिग्री का एंगल रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा। स्ट्रोक और ब्लेड के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है भाई, एक मिनट, एक मिनट। स्ट्रोक और ब्लेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। हेलो, ठीक है भाई। तो कह रहे हैं कि ट्राई स्क्वायर के दो भाग होते हैं, पहला है जी आपका ब्लेड और दूसरा है जी स्ट्रोक, ब्लेड या स्ट्रोक। ब्लेड और स्ट्रोक के बीच में कौन कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड हाई कार्बन स्टील की, व स्ट्रोक आपका माइल्ड स्टील या स्टील या फिर आपका ढलवा लोहे का बना होता है। माइल्ड स्टील बोल दो या फिर आपका सीधा ही आपका लोहे का बोल दिया जाए। ठीक है, बस ध्यान में कुछ नहीं है, मोटा मोटा 90 डिग्री का एंगल के तौर पर समांतर लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का अन्य नाम क्या है, गुनिया, बस इतना सा। ट्राई स्क्वायर से जॉब को चेक करते समय जॉब की बर को स्थान देने के लिए एक अंडरकट व रिलीफ होल बना दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाई पता कैसे लगे कि भाई यहाँ से हमने पहले जांचा है। तो इसके अंदर ये देखो, ये कट होता है, ये क्या होता है, कट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इस कट को हम बोलते हैं बर, बर स्लॉट, बर स्लॉट बोला जाता है। तो भाई ये कट लगा लिया जाता है, जिससे पता लग जाए कि भाई यहाँ तक हमने मेजर कर लिया, अब आगे बढ़िए। तो ये कट यहाँ से हम जब लगाएंगे ना इसी किसी भी एंगल पर, तो यहाँ से यहाँ पर आप एक निशान लगा देंगे भी, यहाँ तक हमने प्रयोग कर लिया, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बर के तौर पर बोल रहे हैं, ट्राई स्क्वायर को जॉब को चेक करते समय जॉब ये बर के स्थान देने के लिए इसके अंडरकट या रिलीफ होल बना दिया जाता है। कुछ भी ध्यान नहीं देना, बस आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है ट्राई स्क्वायर, अन्य नाम क्या है गुनिया। कितने डिग्री के एंगल के जांच के लिए, 90 डिग्री के एंगल के जांच के लिए और समांतर लाइन को खींचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मोटा मोटा पूछा जाए तो कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, स्ट्रोक और आपका ब्लेड। स्ट्रोक और ब्लेड के बीच में एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री। ठीक है, और सामान्यतः हमने देखा 100, 150 और 200 mm की साइज के ये मार्केट में अवेलेबल है। ब्लेड है वो हार्ड कार्बन स्टील की, और जो आपका स्ट्रोक है वो आपका माइल्ड स्टील या फिर आपका ढलवे लोहे का बना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है मेजरिंग टूल में, आपका सबको पता है, बस मोटा मोटा पढ़ के आगे बढ़ जाना है। स्टील रूल क्या है, स्टील रूल, स्टील रूल के बारे में क्या देखना है, ये आपको भी पता है कि 15, 30, 40 सेंटीमीटर के मार्केट में अवेलेबल है। 15 सेंटीमीटर का ले लो, 30 सेंटीमीटर का ले लो, 40 सेंटीमीटर, तो ये मार्केट में अवेलेबल है। जैसे 30 सेंटीमीटर का आपको दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं कि इसके द्वारा कम से कम मापी जाने वाली लंबाई, जिसका अल्पत मान भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और इस अल्पत मान को हम कहाँ देखेंगे, हम वायर की मोटाई को मापेंगे ना तब भी देखेंगे, जिसको स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। और उस लिस्ट को हमें अच्छे से याद भी करना होगा। अल्पत मान होता है, उस अल्पत मान की मिनिमम जो लंबाई होती है वो 0.5 mm, मिनिमम जो मान होता है उसे अल्पत मान कहते हैं, जो 0.5 mm या फिर 1/1 इंच का कौन सा हिस्सा, 32वें हिस्से से रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल अगर आप देखेंगे सबसे छोटा जो मान होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो ये 10, एक और दो के बीच में देखो 10 भाग है। 10 भाग में जो सबसे छोटा भाग है, यहाँ आके देखोगे ना आप, ये हो गया पॉइंट। अगर आप इसको लिखोगे तो पता है कैसे लिखोगे, 1 पॉइंट, सबको पता भी होगा। और ये जो वाला भाग है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे ऐसे करके 1.9 और फिर आपका 2 आ जाएगा। तो सबसे जो अल्पत मान है, दो लाइनों के बीच में जो सबसे अल्पत मान है, जैसे पॉइंट 0 से लेकर 0.1 से लेके, उसे अल्पत मान कहा जाता है। और वो 1/32 इंच को रिप्रेजेंट करता है, या फिर उसे 0.5 mm से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है भाई, कुछ नहीं है, ध्यान देना, बस ध्यान देना है कि भी ये स्टील रूल मार्केट में 15, 20, 30, 40 सेंटीमीटर के अवेलेबल है।
वैसे तो 15, 30 और 40 के ही होते हैं। ये जैसे 30 सेंटीमीटर का आपको दिखाई दे रहा है, 30 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। अल्पतमान जो होता है, जो सबसे कम मान होता है, जो 0.5 mm से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसे इंच में अगर बोलेंगे तो 32 में से 1 हिस्सा, 32 इंच में से 1 हिस्सा, 1/32 इंच से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका उपयोग तारों, औजारों, बोल्ट्स व सर्किट बोर्ड में प्रयुक्त अवयव आदि की लंबाई को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा ट्रांसफॉर्मर, बोबिन, पंखे, मोटर्स आदि की वाइंडिंग करते समय इंसुलेशन शीट को सही आकार देने के माप देने के हेतु के इसका प्रयोग। मेजरिंग टूल सभी चीज़ों को मापने मापने के लिए काम आएगा। मेजरिंग टूल चीज़ों को मापने के लिए काम आएगा। वो मेजरिंग टूल्स था पिछला, उसमें चीज़ों को एंगल देने के काम या समांतर लाइन देने के लिए काम हम प्रयोग में ला रहे थे, है ना? ये वाला मेजरिंग टूल है, ये सब हमने बचपन से इसका यूज़ किया है। फुट्टा बोलते हैं इसको, फुट्टा स्केल। लेकिन ये वो फुट्टा स्केल हम जो यूज़ करते थे वो छोटे शेप का होता था, 15 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ 15, 30 और 40 सेंटीमीटर के हम प्रयोग में लाते हैं। और अल्पतमान जो सबसे कम मान होता है, और अल्पतमान को 0.5 या फिर 1/32 इंच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या-क्या चीज़ें मापते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, इसी पे हम एक लास्ट में आप पढ़ेंगे, मेजरिंग टूल्स के अंदर हम देखेंगे डिवाइडर। डिवाइडर को पता है क्या? एक फिक्स प्रकार का रिवेट या स्प्रिंग प्रकार का ड्राइवर होता है। ये ड्राइवर हम उठाएँगे, ये ड्राइवर हम उठाएँगे, क्योंकि स्केल से ना हर जगह मापना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो हमने देखा कि भई हमें मापना है 1.5 सेंटीमीटर का लेना है, तो 1.5 सेंटीमीटर हमने लिया, डिवाइडर को सेट किया और फिर वहाँ से जाकर हमने एक ऐसे चाप लगा देंगे, एक ऐसा कट लगा देंगे, मतलब ऐसे एक कट लगा देंगे, ये 0.5। तो स्केल्स को हम खास करके डिवाइडर के साथ प्रयोग में लाते हैं। किसके साथ प्रयोग में लाए जाते हैं जी? डिवाइडर के साथ में ये प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है जी आपकी कौन-सी? मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप के बारे में भी कोई मोटे-मोटे आपको ध्यान नहीं बातें, कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। बस ध्यान रखेंगे इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, और वो जब स्प्रिंग खराब हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक अंदर नहीं जाएगा। स्प्रिंग होता है और एक यहाँ पर आपका क्या होता है, स्टॉपर लगा होता है। स्टॉपर मतलब जहाँ पर आपको फिक्स करना हो, भई मान के चलो 20 सेंटीमीटर का यूज़ करना है, 30 का करना है, 50 का करना है, तो वहाँ हम स्टॉपर दबा के उसे रोक देते हैं। और जब स्टॉपर हटा देंगे तो इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, ऑटोमेटिक स्प्रिंग होता है जो इसको अंदर की तरफ खींचे। मेजरिंग टेप हो गया बस। मापन टेप के द्वारा किसी भी जॉब अथवा वस्तु की अधिकतम लंबाई को मापने के लिए स्केल है। स्केल से आप कितने सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर के ज़्यादातर हम स्केल को देखते हैं। इससे ज़्यादा तो फिर इलेक्ट्रीशियन के द्वारा कैरी नहीं किया जाएगा ना। और दूसरा इससे बड़ा हम स्केल बनाएँगे तो फिर उसको टूटने का भी खतरा होता है, क्योंकि वो आपका कठोर कार्बन स्टील का बना होता है, और कहीं न कहीं झटका लगेगा, लचक आएगी तो वो टूट जाएगा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मेजरिंग टेप का प्रयोग करेंगे, जिससे अधिकतम लंबाई को आप माप सकते हो, ठीक है? यह विभिन्न लंबाई की उपलब्ध है। सामान्य विद्युत मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा, आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रीशियन ज़्यादातर 150 सेंटीमीटर लंबी, 150 एमएम, 150 सेंटीमीटर वो डिपेंड करता है, क्योंकि लंबी दूरी को मापेगा तो 150 सेंटीमीटर लंबी मापन टेप का हम प्रयोग में लाते हैं। मापन टेप में एक स्प्रिंग लगा होता है। मापन टेप में क्या लगा होता है? एक स्प्रिंग लगा होता है, जिसके कारण मापन के बाद यह स्वयं ही बॉक्स के अंदर चला जाता है। स्वयं ही अपने आप ही इसके अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रीशियन टेप माप या मेजरिंग टेप का उपयोग केबलों तथा तारों की सही लंबाई मापने के लिए, कंड्यूट यानी कि नालिका की लंबाई को निर्धारित करने के लिए, फिटिंग तथा उपकरणों के बीच की दूरी को पता लगाने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं जहां पर तार कंड्यूट के अंदर ठीक से फिट हो गया हो कि नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि अंडरग्राउंड फिटिंग हो गई, ठीक है? जैसे मेरे यहाँ फिट हो गई, इलेक्ट्रीशियन आया, उसने मेजरिंग टेप की सहायता से माप लिया कि भी ये द्वार की लंबाई और ये मेरा जो पंखा चल रहा है, तो वहाँ से वो वाला होल्डर और यहाँ तक की दो दूरी है, वो मान लो 3 फुट है, 3 फुट है। तो वो 3 फुट का वायर से थोड़ी एक्स्ट्रा वायर लेके आएगा, तभी तो यहाँ पार निकलेगी। तो फिर वो मापेगा किससे? मेजरिंग टेप से माप लिया, और उसके बाद फिर वहाँ से आपके वायर को अंदर डालेगा और वो यहाँ वो वायर आके निकल जाएगा। समझ गए इस बात को? कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को सही सटीकता से लंबी दूरी को मापने, छोटी दूरी के लिए स्केल का प्रयोग 15, 30 और 40 सेंटीमीटर का है। लंबी दूरी को मापने के लिए सामान्यतः 150 सेंटीमीटर का मेजरिंग टेप का हम प्रयोग करते हैं। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो ऑटोमेटिक इसको अंदर फिट कर देगा, और ये आपका एक स्टॉपर। क्लियर है? सबको पता भी है इसके बारे में, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। नेक्स्ट है जी साहुला, जो चिनाई का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके पास कुछ एक चीज़ों की ना पहचान होती है। जैसे इलेक्ट्रीशियन की पहचान किससे होती है? आपके पेचकस से, प्लायर से या फेज टेस्टर से, है ना? उससे पहचान होती है। तो ये आपका इलेक्ट्रीशियन है, विद्युतकार है कोई। ठीक उसी प्रकार से छेनी थोड़ा भी आप प्रयोग में ला सकते हो इलेक्ट्रीशियन के तौर पर, लेकिन वो मेनली 3 है, जेब से पता लग जाता है कि ये आपका
प्लायर आपका खास है, उसे पता लग जाता है प्लायर और पेचकस या फेस टेस्टर से कि भी आपका ये विद्युत तार है। ठीक उसी प्रकार से कोई काम करने वाला मिस्त्री हो, मिस्त्री मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, मकानों की चिनाई वगैरह करता हो, तो उसके पास ये कुछ एक औजार होते हैं जिसे देखने से पता लग जाता है कि ये मिस्त्री है, ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ये मतलब आपका एक प्रकार का मकान बनाने वाला है। उसमें क्या-क्या होती है, आपने देखा होगा कि भाई लिपाई वगैरह के लिए या फिर आपके लिए करनी वगैरह का प्रयोग करता है, ठीक है? या फिर वो फट्टी का प्रयोग करता है या फिर वो किसका प्रयोग करता है, साहुला का प्रयोग करता है। तो उस साहुला को देखते पता लग जाता है कि वो ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है, चिनाई का काम करता है। तो ये क्या काम आता है? ये वही चीज़ों को 90 डिग्री पर सीधता को मतलब उसकी समांतरता को जाँच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पढ़ लेते हैं इसके बारे में मोटा-मोटा। बस ध्यान रखना है कि भई ये साहुला है और ये प्रयोग में लाया जाता है विद्युत कार्य के द्वारा भी। तो साहुला जिसे प्लम बोम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं साहुला को प्लम बोम कहते हैं। ये नाम ध्यान दे लेना, क्या बता पेपर में का उपयोग इलेक्ट्रीशियन के द्वारा मुख्य रूप से किसी तार, केबल या फिटिंग के लिए एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल अच्छा ये बड़ा परेशान करता है, 2 शब्द होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ये बड़ा परेशान करते हैं। चलो इनकी एक ट्रिक बना के देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। वर्टिकल और दूसरा शब्द होता है हॉरिजॉन्टल। हिंदी वाले तो फिर भी चलो ध्यान दे लेंगे। ये बड़ा परेशान करता है कि वर्टिकल कौन-सी होती है? ये वाली वर्टिकल है या फिर ये वाली वर्टिकल है या फिर ये वाली हॉरिजॉन्टल है या फिर ये वाली हॉरिजॉन्टल है। ये बड़ा परेशान करता है। तो इसका एक लिंक है, जब हॉरिजॉन्टल आपको ध्यान देना हो ना, कौन-सी लाइन हॉरिजॉन्टल है? तो देख लेना एच हॉरिजॉन्टल किससे स्टार्ट होता है? एच से। तो एच में ये देखो ये बीच वाली, तो ये हो गई जी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इससे ध्यान रखेंगे इससे। और वर्टिकल है तो सीधी ऊपर की तरफ से आ रही है, सीधी ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये वाली जो लाइन होगी ये आपकी लाइन कौन सी होगी? वर्टिकल। वर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो साहुला का प्रयोग है ना इलेक्ट्रीशियन के द्वारा केबल या फिटिंग के एक ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वर्टिकल से ध्यान रखेंगे ऐसे सीधा ऐसे थोड़ी ना ऐसे फेंक के थोड़ी ना मारेंगे साहुला को या प्लम बम को ऐसे फेंक के थोड़ी ना मारेंगे ऐसे तो भाई इसको ऐसे नीचे की तरफ लटकाया जाएगा ये हैवी पार्ट होता है वजनी होता है तो इसे पता लग जाएगा कि भाई दीवार सीधी है तो ये जितनी दूरी से यहाँ जैसे मान के चलो ये मेरा ऐसे हाथ हो गया ये हमने साहुला का हमने प्लम बम का यूज कर लिया तो भाई जितनी दूरी यहाँ से मेरी यहाँ तक है उतनी दूरी उस साहुला की यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होनी चाहिए तो हैवी पार्ट होता है घूमेगा तो हिलेगा तो नहीं आपके हवा से हल्की फुल्की हवा से तो वहां नहीं चल रहा हो तो वहां इलेक्ट्रिशियन करेगा ही क्या समझ गए इस बात को कहने का मतलब ये है कि ये आपकी वर्टिकल लाइन की जांच करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है पढ़िए इसके बारे में करने के लिए ठीक ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा स्थापित करने के लिए किया जाता है ठीक वैसे ही जैसे कि सिविल निर्माण के द्वारा आ गया ना निर्माण के द्वारा दीवार की सिधाई की जांच करने के लिए प्रयोग में कहने का मतलब है कि वहां का टूल है हम इलेक्ट्रिशियन भी इसका प्रयोग कर लेते हैं ये एक नुकीले भाग वाला उपकरण होता है जिसे धागे पर लटकाया जाता है जब यह शिथिल हो जाता है तो धागा बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रेखा में दर्शाया जाता है 90 डिग्री के ऊपर ये तन जाएगा ऐसे जिसका उपयोग यह निश्चित सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि तार या फिटिंग सही सीधी रेखा में लंबवत स्थिर है या नहीं है इसके नीचे तली बॉटम और नोक होती है नीचे आपका क्या होगी ये बॉटम या फिर आपका नोक होगा इतना हमें परेशान नहीं होना बस ध्यान रखेंगे कि सावला है तो अपने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपने इलेक्ट्रिशियन भी इसे यूज कर सकते हैं कि भी तार आपका सीधा आपने प्रयोग किया है कि नहीं किया खासकर वैसे इतना पंगा नहीं होता इलेक्ट्रिशियन के द्वारा कि इतना तार सीधा गया है कि नहीं गया बस मोटा मोटा ध्यान रखना होता है कि भाई हाँ ये सिधाई में है तो हम बोल देंगे कि भाई हाँ ठीक है नहीं तो हम किसका प्रयोग करते हैं ठीक है बीच में रोक दी थी मैंने क्लास बोलते बोलते ही ठीक है कोई बात नहीं समझ में आ गया कि ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइंस की जांच करने और तार सीधे गए हैं कि नहीं हम किसका प्रयोग करेंगे सावला का प्रयोग करेंगे हैवी पार्ट होते हैं धागे के साथ लटकाया जाता है जब शिथिल हो जाएगा तो 90 डिग्री की ये वर्टिकल लाइन होगी ये हॉरिजॉन्टल ये आपकी टिप नुकीली होती है बॉटम टिप ऐसे आप बता सकते हो कोई खास नहीं नेक्स्ट कौन सा है नेक्स्ट है जी आपका डिवाइडर कौन सा है डिवाइडर लंबी दूरी डिवाइडर मतलब डिवाइड करता है दूरी को बराबर हिस्से में डिवाइड करने के लिए आपको ध्यान होगा ना जब कोई सीधी रेखा होती थी ऐसे कैसे पता लगाएं कि एक इसका मिड पॉइंट है तो अपने पेचकस के द्वारा आधे से लंबी दूरी को खोलकर ऐसे हम चाप लगा देते थे ऐसे है ना फिर दोबारा वही चाप ये तो कम बन गई अब अपने पास ये है नहीं ना अपने पास कॉपी पेन डिवाइडर होता तो देख ये देखें ठीक है तो यहाँ से हमने रखा यहाँ रखा और ये एक लगा दी चाप फिर हमने इधर से रखेंगे अब मेरा ये हाथ तो चलेगा नहीं
चलता ही नहीं है मेरा हाथ। ठीक है, समझ गए होगे आप, ऐसे याद आ गया होगा आपको, बचपन में ऐसे करते थे। ऐसे रखेंगे और ये लगा दी, तो फिर इन दोनों को बीच में से ऐसे मिला देते थे। ये इस लाइन का क्या आ गया, मिड पॉइंट। समझ गए? करते थे, आपको याद भी होगा यार, ऐसे ना करो तुम। तो ये क्या है, डिवाइडर है। तो कह रहे हैं कि यह माइल्ड स्टील या हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं आपको पता है कि भाई टूटने का डर रहता है, तो कठोर बनाएंगे। माइल्ड स्टील या हार्ड कार्बन स्टील से निर्मित होता है। जब बचपन में तो ना लड़ाई, छोटे थे तब ना, तो इसका प्रयोग ना हम तो वैसे अपनी डिफेंस के तौर पर या अटैक करने के तौर पर ज्यादा करते थे। इसका नहीं, है ना, इसका नहीं, ये तो इसमें ये पंगा होता था, ये होता था खास, ये होता था, दिखाता हूँ तुमको। ये वाला बड़ा काम आता था। ठीक है, मतलब मुख्य औजार था ये। समझ गए होंगे, जो शरारती प्रकार के टाइप रहे, प्रकार के बच्चे रहे हैं, तो वो देते थे ना, कोई फालतू बोलता था। तो माइल्ड स्टील या हार्ड कार्बन स्टील से निर्मित कंपास के समान पर दो टांगों वाला एक मार्किंग औजार है, दो टांगे रहती है ना, निर्मित कंपास, कंपास के तौर पर समझते हो ना, कि भाई कहीं ना कहीं इंडिकेशन करता है ये डायरेक्शन की, या फिर ये बोल दो कि भाई दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। कंपास के समान, कंपास ऐसा ही होता है ना, कुछ ऊपर से ऐसे, ऊपर गोल गोल शेप का होता है, तो ये वाली शेप जो बना है, कंपास के समान दो टांगों वाला एक मार्किंग। दोनों टांगे समान लंबाई तथा नुकीली होती है, क्योंकि भाई थोड़ा सा हिल ना जाए, तो जहाँ लकड़ी पर, कागज पर, या कोई आपकी धात्विक सीट है उस पे ये नुकीला भाग वहां फिक्स हो जाएगा, और फिर इसी से हम मार्किंग करेंगे। तो कह रहे हैं कि दोनों टांगे की लंबाई समान तथा नुकीली होती है। इनका साइज टांगों, दोनों टांगों की जोड़ से नुकीले पॉइंट तक की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोनों टांगों की यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसके साइज को रिप्रेजेंट किया जाता है। बाजार में ये 100, 150, 200 mm की लंबाई पर मौजूद है। कोई खास पॉइंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। इसका प्रयोग स्टील रूल के माप, मैंने बताया था ना कि स्टील रूल जो आपने देखा था ना, जिसे हम स्केल्स कहते हैं, स्टील रूल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। स्टील रूल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग स्टील रूल के साथ, स्टील रूल से माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टील रूल से माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। मार्किंग करते समय दूरी का विभाजन, और किसके लिए, दूरी का सही तरीके पर विभाजन करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दूरी का विभाजन करने के लिए भी हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। तो मार्किंग टूल है, कंपास की तरह दिखने वाला, दो टांगे होती है, नुकीले भाग होते हैं। नुकीले भाग से लेकर जहां पर दोनों टांगे आपकी जॉइंट कर रखी है, वहां तक इसकी लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं। 100, 150, 200 मीटर की लंबाई, मिलीमीटर की लंबाई पर, एमएम की लंबाई पर ये मौजूद है। और इसका प्रयोग हम स्लाइड रूल के साथ दूरी को माप करने के लिए प्रयोग करते हैं, और दूरी को विभाजन के तौर पर भी ये प्रयोग में लाया जाता है। संरचना के आधार पर ये दो प्रकार का है, रिवेट टाइप और दूसरा है जी स्प्रिंग टाइप। रिवेट टाइप आपका फिक्स होता है, ये वाला भाग, इससे आपको ध्यान भी होगा, इसकी की भी आती थी, इसको लूज या टाइट कर सकते थे, है ना। और ये होता है स्प्रिंग टाइप, स्प्रिंग को आप खोल के इसको टाइट कर दोगे, वही फिक्स हो जाएगा। फिर दोबारा से इकट्ठा करना हो, है ना, कम दूरी करनी हो, तो इसको लूज करके फिर इकट्ठा करके फिर से इसको टाइट कर देते। तो दो प्रकार के ये संरचना के अनुसार बांटे गए। एक तो है रिविट, रिविट का मतलब क्या होता है, आपने आप प्लायर देख रहे थे, तब भी हमने बोला था कि दोनों जहाज को रिविट किया होता है। रिविट करने का मतलब जहां पर एंगल के साथ दोनों चीजें आपकी एक जगह आकर फिक्स हो जाए, उसे रिविट बोलते हैं, रिविट बोला जाता है। लूज या टाइट भी उसे कर सकते हैं। तो हम प्लायर में भी क्या करते थे, अपने हैंडल को कभी खोलना, कभी टाइट करना, कभी खोलना, कभी दोबारा से बंद करना, तो वो दोनों आपके जाज़ रिविट कर रखे होते हैं। तो यहाँ भी दोनों आपकी लेग्स क्या कर रखी है, रिविट कर रखी है। और स्प्रिंग टाइम में आप इसे लूज़ या टाइट कर सकते हो। क्लियर है भाई? तो ये मेजरिंग टूल्स चल रहे हैं, और मेजरिंग टूल्स में हमने 3 या 4 प्रकार के मेजरिंग टूल्स देख लिए। एक तो ट्राई स्क्वायर देखा, जिसे गुनिया कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ब्लेड होती है, स्टोक होती है, ब्लेड आपके हार्ड कार्बन स्टील की, और आपका स्टोक है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। 100, 150, 200 एमएम की लंबाई पर ये अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमने देखा वो है स्टील रूल। स्टील रूल का प्रयोग सब पते हैं, 15, 30, 40 सेंटीमीटर के होते हैं। अल्पत मान सबसे कम मान होता है, 0.5 mm या 1/32 इंच से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ज्यादातर हम 40 सेंटीमीटर वाला देखते हैं। फिर आपने मेजरिंग टेप देखा, लंबी दूरी के नाप के लिए मेजरिंग टेप का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः ये 150 सेंटीमीटर लंबी मेजरिंग टेप का प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग होता है जो ऑटोमेटिक फिक्स अंदर की तरफ ले जाता है, और इसमें एक स्टॉपर होता है जिसमें आपको कोई चीज को रोक के मेजर करना हो, तो स्टॉपर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपने देखा साहुला, साहुला जिसको आप क्या बोलते हो, प्लम बोम कहते हो। हैवी पार्ट होता है। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दूरी को मापने के लिए, वर्टिकल चीजों को चेक करने के लिए कि भाई हाँ समांतर ये चीजें, तार आपका गया है कि नहीं है, हम साहुला या प्लम बोम का प्रयोग करते हैं।
और आपको पता होगा कि भाई ये ज़्यादातर आपके इंजीनियर वगैरह खास करके सिविल इंजीनियरिंग से प्रयोग में लाते हैं। डिवाइडर दूरी को बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, स्लाइड रूल के मेजरिंग को कहीं इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हर जगह आपका स्केल फिट नहीं हो सकता, तो वहां पर आप क्या करेंगे, डिवाइडर के द्वारा उस चीज को माप के और वहां पर जाके आप निशान लगा के उसका प्रयोग कर सकते हैं। दो प्रकार का है ये, 100, 150, 200 सेंटीमीटर के हम mm के यूज करते हैं, रिपीट और स्प्रिंग। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट को हमने कवर किया है। अगली 1 या 2 क्लास के अंदर इस चैप्टर को हम पूरा कर देंगे। उसके बाद इसके वन लाइनर क्वेश्चन और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इस करना डाउनलोड करके, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने करवाया था, अब क्लास के एंड में पूरी स्लाइड को, मैं पूरी स्लाइड इकट्ठी दे रहा हूँ, पूरी स्लाइड को 5 मिनट के अंदर आप रिवाइज कर दोगे, वो आपको करना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।